हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें आज हम 27 अगस्त 2023 यानी कि संडे का दिन है और इसमें बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस की। देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है आर्टिकल आज के हिंदू एनालिसिस में आया है, उनकी बात कर लेंगे। सबसे पहला है मून लैंडिंग स्पॉट्स ऑन नाउ शिव शक्ति। देखिए क्या है इसमें जो बताया जा रहा है कि जो मून लैंडिंग किया है अभी चंद्रयान 3 ने, तो उसका क्या किया है, नामकरण किया गया है, यानी कि शिव और शक्ति के रूप में नामकरण जो है किया गया है, उसके बारे में यहाँ जानकारी ले लेंगे। ठीक है, अगली है आर्टिस्ट ब्रेथ न्यू लाइफ इन सीथलकली फोक आर्ट ऑल सेट टू परफॉर्म आउटसाइड केरल। देखिए यहाँ पे सीथलकली एक फोक आर्ट है, उसके बारे में यहाँ डिस्कस करने की बात जो है वहाँ हो रही है, जो कि केरल के बाहर में जो है परफॉर्म किया गया है, उसके बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है स्टडी ऑन लाइफ साइकिल ऑफ डिफरेंट ब्लो फ्लाइज हेल्प टू एस्टिमेट पोस्टमार्टम इंटरवल। देखिए यहाँ पे एक फ्लाइज के बारे में बात की जा रही है, मक्खी के बारे में बात की जा रही है, ब्लो फ्लाइज के बारे में, और वो किस तरीके से जो पोस्टमार्टम के इंटरवल है, यानी कि जब इंसान मरता है और जब उसकी पोस्टमार्टम किया जाता है, उसके इंटरवल को कैसे एस्टिमेट करता है, उसके बारे में यहाँ जानकारी ले लेंगे। सुप्रीम कोर्ट सीक गवर्नमेंट रिप्लाई ऑन वैकेंसी ऑन सफाई कर्मचारी, देखिए इस आर्टिकल को देख लेंगे। अगला है एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऊपर काजीरंगा नेशनल बैंक में किस तरह से जो फर्स्ट वुमेन फील्ड डायरेक्टर जो है चुनी गई है, उनके बारे में बात कर लेंगे। टेंजिबल हेरिटेज इज द हिस्ट्री एंड आइडेंटिकल ऑफ नेशन, ये है हो गया। आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में गेटिंग टू हॉट फॉर फोटोसिंथेसिस, किस वजह से, जैसे कि ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है वो फोटोसिंथेसिस करते टाइम पे किस तरह से ज्यादा हॉट हो रहे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उसके बारे में यहाँ बात कर लेंगे। कार्बन ऑफसेट फ्रॉम फॉरेस्ट कंजर्वेशन ओवर एस्टिमेट, इसके बारे में। पिको फ्लेयर्स जेट्स विद इन कोरोनल होल पावर सन सोलर विंड, इसके बारे में एक जानकारी ले लेंगे। और पीएम जनधन योजना अकाउंट सरप्रास 50 करोड़ डिपॉजिट टच 2 लाख करोड़, इसके बारे में भी एक जानकारी जो है ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है मून लैंडिंग स्पॉट इज नाउ शिव शक्ति। देखिए क्या बताया जाए, द पॉइंट वेयर चंद्रयान 2 लेफ्ट इट्स फुटप्रिंट विल बी कॉल्ड तिरंगा, यानी कि जो अभी चंद्रयान 2 जहां पे अपने फुटप्रिंट रखे थे, उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा। देखिए चांद के हम लोग क्या किए, नॉर्थ पोल में जो डार्क साइड है जो हमें दिखाई नहीं देता, उसके साउथ पोल पे अभी हमारा चंद्रयान 3 जो है लैंड किया है। ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में कहा गया है जो चंद्रयान 2 पहले लैंड किया था, तो उसके जो फुटप्रिंट है उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, तिरंगा कहा जाएगा। और जो 23 अगस्त है उसको कहीं ना कहीं जब हमारा चंद्रयान 2 लैंड किया था, सॉफ्ट लैंडिंग किया था, इस दिन को नेशनल स्पेस डे मनाने की, सेलिब्रेट करने की बात जो है की जा रही है। ठीक है, यहां हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा अनाउंस किया गया कि जब विक्रम लैंडर जो चंद्रयान 3 का पार्ट है वो जब लैंड हुआ, तो उस लैंड वाले पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, शिव शक्ति। ठीक है, एंड द पॉइंट वेयर चंद्रयान 2 लेफ्ट, और जहां पे चंद्रयान 2 ने फुटप्रिंट छोड़े थे अपने लास्ट लूनर सरफेस पे, उस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, तिरंगा। अगर हम शिव की बात करें, शिव की यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, शिव को रिप्रेजेंट किस लिए किया गया है, शिव को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में रिजोल्यूशन लेने की बात की गई, यानी कि शिव इसीलिए इनका नाम रखा गया है इस पॉइंट का, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी के बारे में, वेलफेयर मतलब ह्यूमैनिटी की किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे इस नाम को लिया गया। अगर शक्ति की बात करें, शक्ति क्या देगा, जो ये रिजोल्यूशन लिया गया है शिव का, उसमें जो स्ट्रेंथ देने का काम करेगा वो शक्ति करेगा, यानी कि शिव शक्ति पॉइंट इस चीज का नाम रहने वाला है। ठीक है, जहां पे मून पे लैंड हुआ है। अगर हम बात करें, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसरो के साइंटिस्ट को क्या किया, एड्रेस किया। ठीक है, कहां पे, जब वो ग्रीक से वापस आए बेंगलुरु में, जो कि इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क जहां पे है, जो आपके बेंगलुरु में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपके प्रीलिम्स में आने की संभावना ज्यादा बन जाती है। यहां पे इन्होंने ऐड किया क्या, कि तिरंगा पॉइंट जो है वो हमें ये याद दिलाता रहेगा कि हम कभी फेलियर हुए नहीं थे, हमने जो फेलियर किए थे वो क्या हुआ था, उसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि हमारे सक्सेस की जो है शुरुआत हुई थी, यानी कि रिमाइंड अस द फेलियर इज नॉट एंड, यानी कि फेलियर जो है वो कभी भी समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, हमारे साथ कभी हुआ ही नहीं। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने इसके साथ अनाउंस किया है कि अगस्त 23 को हम किस डे के रूप में मनाएंगे, नेशनल स्पेस
डे के रूप में। क्यों? क्योंकि इस दिन जो है लैंडर ने क्या किया था, सॉफ्ट लैंडिंग जो है चांद पे किया था। इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे नेशनल स्पेस डे को। और यहाँ पे जो सेलिब्रेशन करने की बात की गई है, क्योंकि यहाँ जो न्यू एस्पिरेंट है, जो इससे इंस्पायर हुए, उनके बीच में स्पिरिट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का किस तरह से डेवलपमेंट हो सके, इसके बारे में बात जो है किया है। ठीक है। अगर हम इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ की बात करें, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने सैटरडे को यह बताया जो प्रज्ञान रोवर है वो लगभग 12 मीटर जो है ट्रेवल अभी तक कर चुका है, और वहां से जो है आपके जो विक्रम लैंडर है वहां से एक्सपेक्टेड है कि वो कुछ पिक्चर्स भी जो है वो दे रहा है। ठीक है। अगर हम बात करें, जो रोवर है वो ऑलरेडी मूव कर चुका है 12 मीटर, और अभी तक ऑलमोस्ट आउट ऑफ द फील्ड ऑफ व्यूज जो है वो आपके पास पहुंचा रहा है। ठीक है। और ये सारी चीजें जो है, जो पिक्चर्स की जानकारी है उसके बारे में, जो इंपॉर्टेंट एरिया है उसके बारे में जानकारी जो है आज के टाइम पे प्रोवाइड जो है कर रहा है। ठीक है। अगर इसरो की बात करें, इसरो ने यहाँ पे 2 नई वीडियोस को जो प्रज्ञान रोवर से ली गई है शिव शक्ति पॉइंट पे, वहां से कहीं ना कहीं इन्होंने साउथ पोल से यहाँ पे रिलीज किया है। ठीक है। अगर हम बात करें इसरो की, इसरो का क्या कहना है कि 2 ऑफ चंद्रयान मिशन और 3 ऑब्जेक्ट्स हैव बीन कंप्लीटेड। ठीक है। क्या बताया जा रहा है, 2 चंद्रयान 3 के मिशन जो है और 3 ऑब्जेक्ट्स जो है, इसके जो 2 चंद्रयान मिशन के जो 3 ऑब्जेक्ट्स है वो कंप्लीट होने की बात जो है कर रहे हैं। पहली सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग की बात कर रहे हैं, और दूसरा डेमोन्स्ट्रेशन द रोवर रोविंग इन ऑन द मून, किस तरह से मून पे जो है रोवर जो है चक्कर लगा रहा है, और तीसरा जो कि अभी इन सितु साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो चल ही रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का क्या कहना है वर्ल्ड रिकॉग्निशन के लिए। अब यहाँ पे इन्होंने बताया जो हमारी चंद्रयान 3 की जो मिशन है वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड में इंडिया की जो साइंटिफिक स्पिरिट है या टेक्नोलॉजी है या टेपरामेंट है उस चीज को कहीं ना कहीं दिखा रहा है। ठीक है। हमें अपने नेशन पे गर्व होना चाहिए कि हमने जो मून पे है सबसे पहले कदम रखा, और किस पार्ट पे, आपके साउथ पोल में जो है, मून के साउथ पोल में जहां पे जो डार्क पार्ट है वहां पे कदम रखा, और वो सबसे पहला कदम है। इंडिया यहाँ पे कहीं ना कहीं कहां पहुंचने वाला है, अगर आप देखें, इंडिया जो है ये सोच रहा है कि जो नई सोच के साथ वो डार्क जोन पे लैंड किया है, और वहां से कहीं ना कहीं वर्ल्ड को क्या करेगा, स्प्रेड करेगा लाइट, यानी कि लाइट दिखाने का काम जो है करने वाला है। तो इंडिया यहाँ पे अलग अलग सोच के हिसाब से बढ़ रहा है, और साथ ही साथ जो हमारी प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने जो यंगर जनरेशन है उनको भी कहीं ना कहीं आगे आने के लिए बात बताई है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि वो इस तरह की जो साइंटिफिक प्रूफ्स है उसको, एस्ट्रोनॉमिकल जो फॉर्मूलाज है उसको डिस्कवर करे और स्टडी करे, और कुछ नई जानकारी हमारे लिए आगे भी ये लोग देंगे, और इसके लिए कहीं ना कहीं चंद्रयान 3 जो है मिशन सफलता जो है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। अगर यहाँ पे बात की जाए, साइंटिफिक नॉलेज की जो भरमार है वो कहीं ना कहीं इंडिया में यहाँ पे भरा हुआ है, और इसके साथ साथ जो हम लॉन्ग पीरियड स्लेवरी थे उसको आज हम छोड़ के हम आजादी का अमृत काल जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं मना रहे, और बहुत सारी रिसर्च जो कर रहे हैं, और यहाँ पे इंडिया जो है इन रिसर्च के माध्यम से कहीं ना कहीं बहुत बड़ी 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमिक जो है बनी है, और साथ ही साथ अब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज भी बनी है, क्योंकि इंडिया ही एक पहली मात्र कंट्री है जो साउथ पोल में लैंड हुई है, और वहां से वो क्या करेगी, हर एक कंट्री को क्या करेगी, प्रकाश देने का काम करेगी। ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई जा रही है। चलिए आगे क्या आर्टिकल पढ़ लेते हैं। देखिए ये क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है सीतागली परफॉर्मेंस। ये कहाँ पे होता है ये जानने की जरूरत है, केरल में। ठीक है। केरल में होता है, और यहाँ पे जो ये चीज है क्या, ये आपका ड्रामा है, डांस ड्रामा, प्राइमरली परफॉर्म बाय, कौन करता है, दलित आर्टिस्ट करते हैं जो बिलोंग करते हैं वेदा या पुलिया कम्युनिटी से। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन जो है यहाँ पे जरूरी है। ये क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, लगभग बहुत सालों तक घूमते रहते हैं अपनी जगह पे, एक जगह से दूसरी जगह तक, और घूम घूम के ये क्या करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को जो है करते रहते हैं। अगर यहाँ बात की जाए ये किससे जुड़ा हुआ है, ये आपके ओणम फेस्टिवल का एक पार्ट माना जाता है जो पुराने समय में चला जाता है। ये द्रविडियन डांस फॉर्म है, और इसको किस तरह से पोर्ट्रेट किया गया, इसको पोर्ट्रेट किया गया वन यात्रा टू सीता अंदर धनम, यानी कि जब
सीता माता हमारे कहाँ गए थे, आपके वन यात्रा में गए थे, और तब से लेकर जब सीता माता धरती में समा गई थी उस चीज को कहीं ना कहीं पोर्ट्रेट करने का यहाँ जो है चीज दिखाता है। ठीक है, और यहाँ पे इनके साथ साथ सॉन्ग्स गाए जाते हैं, स्टोरी टेलिंग की जाती है, फास्ट मूवमेंट जैसे कि आपके गंजीरा, मनकीता, चितारा, कमीनी, ठीक है, कैमिनी, इस तरह की जो चीजें हैं यहाँ पे परफॉर्म जो है किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है स्टडी ऑन लाइफ साइकिल डिफरेंट ब्लो फ्लाइज हेल्प टू एस्टिमेट पोस्ट मॉर्टम इंटरवल। क्या बताया जा रहा है, देखिए यहाँ जो ब्लो फ्लाइज है वो क्या है, इंपॉर्टेंट असेसमेंट करते हैं, इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रखते हैं, जिससे कि ये हमें बताते हैं पोस्ट मॉर्टम इंटरवल के टाइम को जो है जो हम लोग छोड़ चुके हैं उसको कहीं ना कहीं बता देते हैं। देखिए कैसे, अब जैसे कोई भी एक 200 साल पुराना जो ऑब्जेक्ट है या फिर कोई मनुष्य है, कोई एनिमल है, वो क्या है, ब्यूरिड हुआ है। ठीक है, अब हमें पता नहीं है इसका एग्जैक्ट टाइम डेट क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी एग्जैक्ट टाइम डेट निकालने के लिए तब से लेके अगर अभी प्रेजेंट डे की बात करें, प्रेजेंट डे में यहाँ पे जब हम पोस्टमार्टम करने की नौबत आएगी, ठीक है, वहां पे इन फ्लाइज की जो सिग्निफिकेंस है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो फ्लाइज है वो कहीं ना कहीं सेलिफोरडाई फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जिनका ऑर्डर डिप्टेरा है, और पहली विजिटर होती है टू इन्विटर। ये आते हैं वहां कॉलोनी बनाते हैं, किस पे, डेड बॉडीज पे। ठीक है, और इसीलिए इनको ब्लो फ्लाइज के नाम से जाना जाता है। ये फ्लाइज की इंपॉर्टेंट क्या है कि एक्यूरेट असेसमेंट करते हैं पोस्टमार्टम इंटरवल, यानी कि इन दोनों बीच में जब ब्यूरिड से लेके जब इनका यानी कि डेड बॉडी जब डेथ हुई तब से लेके जब पोस्टमार्टम के बीच का जो टाइम है, टाइम पीरियड को एक्यूरेट निकालने में जो हम लोग इलैप्स कर देते हैं उसको फाइंड आउट करने में हेल्पफुल करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगी, अगर इसकी इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं हमारे लिए जैसे ऐसी चीजें जिनके हम पता नहीं लगा पाते, जो हम लोग डेटिंग जैसे फोसिल वगैरह की हम लोग जो एज पता लगाते हैं वो हम लोग डेटिंग वगैरह से या फिर ट्री कटिंग से हम पता लगाते हैं, वो इसके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें हैं, यहाँ जो स्टडी बता रहा है कि सिग्निफिकेंस डिफरेंस आती है इनकी डेवलपमेंट रेट में, क्योंकि ये फ्लाइज जो है वो कहीं ना कहीं सीजनली चेंज होते रहते हैं, और ये चेंजेस जो होता है वो किस कारण से होता है, ह्यूमिडिटी के कारण से, रेनफॉल के कारण से, टेम्परेचर के कारण से, एरिया के या जेनेटिक वेरिएशन के कारण से। ठीक है, इन ब्लो फ्लाइज में क्या होती है, चेंजेस आते हैं। तो इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि ये जो है जो डेड बॉडी है वो कब से कब तक जो है कितने टाइम इंटरवल तक सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, मतलब रह चुका है। ठीक है, यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात की जाती है सुप्रीम कोर्ट से गवर्नमेंट रिप्लाई ऑन वैकेंसी ऑन सफाई कर्मचारी। देखिए 1994 में क्या हुआ, एक बॉडी बनाई गई सफाई कर्मचारी, ठीक है, कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी बॉडी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी। ठीक है, और यहाँ पे जो सैनिटेशन वर्कर थे, क्योंकि उस टाइम पे जो गटर में या लैट्रिन में जो काम करते थे उनके वजह से क्या होती थी, उनकी जब वो क्या करते थे विदाउट इक्विपमेंट के वो क्या होते थे, गटर में अंदर घुसते थे, जिनके वजह से उनकी डेथ हो जाती थी। इसको रोकने के लिए उस टाइम पे जो है सफाई कर्मचारी का एक पैनल बनाया गया, ताकि इसको इंश्योर किया जा सके कि भाई जो ये डेथ हो रही है उनको ठीक तरीके से, जैसे कि जो 1993 में लाया गया कि कंपनसेट किया जाए 10 लाख रुपीस की, जो फैमिली मेंबर डिसीज हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। लेकिन तब से लेके अब तक अगर देखा जाए ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे एक पिटीशन दायर हुआ, बताया जा रहा है। उस पिटीशन को दायर करने वाले कौन थे, एडवोकेट राधाकांत त्रिपाठी थे। ठीक है, जिन्होंने ये बताया कि जून 9 से टू गवर्नमेंट टू मेक अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन गॉट नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं ले रही है। यानी कि अभी इसमें देखा जाए कम से कम 4 वैकेंसी जो है बची पड़ी है, यानी कि 4 लोगों की वैकेंसी को कंप्लीट ही नहीं कर पा रही है। जो रिमेनिंग वैकेंसी है, जैसे कौन कौन थे, पिटीशन ने यहाँ दिखाया कि कमीशन चेयरपर्सन है एम वेंकटसन, ठीक है, वाइस चेयरपर्सन है, एक मेंबर है और 4 अदर मेंबर होने चाहिए। लेकिन यहाँ 4 मेंबर की वैकेंसी जो है खाली है, और इस पे गवर्नमेंट कोई भी एक्शन जो है नहीं ले रही है। पिटीशन की इस बात को ध्यान दिया गया और यहाँ पे स्टडी किया गया और इवेल्युएट किया गया,
और इसको इम्प्लीमेंट करने की जो ये प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि सोशल इकोनॉमिकल रिहेबिलिटेशन हो सके, किसकी, सफाई कर्मचारी या स्कैवेंजर्स वगैरह की, उसको किस तरीके से किया जाए, यहाँ पे इस चीज को पिटीशन ने दिखाया। पिटीशन का कहना है कि जो मैनुअल स्कैवेंजर है उसको कहीं ना कहीं 2013 में ही स्टैट्यूट के द्वारा बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर भी हमें सभी इंपॉर्टेंट है कि जो कमीशन है वो कम से कम ठीक तरीके से तो काम करे, अपनी फुल फोर्स या सोशल और इकोनॉमिकली जो लोगों का है वो तो ऊपर करेगी, मतलब फैमिली जो है उसमें लगे हुए हैं उनकी तो अपलिफ्टमेंट तो जरूरी है। चलो काम तो बंद हो गया, लेकिन क्या उन लोगों का अपलिफ्टमेंट हुआ? अगर वो ठीक से काम नहीं करेंगे, ये जो फैमिली है फिर से क्या करेंगे, फिर जाके उस काम को दोबारा से करने लगेंगे। तो इसी के लिए बताया गया कि ये लोग जो है काम को तो बंद करवा दिए, लेकिन काम के साथ साथ जो लोग डिसीज हुए हैं क्या उनको ठीक तरीके से कंपनसेट हुआ है, क्या वो लोग अभी भी रिहेबिलिटेट होके क्या दूसरे जगह पे पहुंच के अपने नए नए काम जो है वो स्टार्ट किए हैं या नहीं किए। ठीक है, ये उनका कहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक सेंटर टू ओपन क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ सेंटर इन दिल्ली। क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है जिस तरीके से हमने क्या किया है, WHO के साथ मिलकर सेंटर ने ग्लोबल ट्रेडिशन मेडिसिन को कहीं ना कहीं गुजरात में सेटअप करने की बात की है, सेटअप किया है। अब यहाँ पे ये चैलेंज हो जाता है, हमारी जो क्लाइमेट चेंज हो रही है उससे रिलेटेड और जो हेल्थ से रिलेटेड हब है उसको कहीं ना कहीं अब दिल्ली में खोलने का जो है प्लान है। कहाँ पे, आपकी दिल्ली में, ताकि जो है लोगों को अच्छी हेल्थ और अच्छी जो आपकी क्या नाम है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जानकारी वो भी मिल सके। अगर हम बात करें किसके साथ मिलकर खोलने की बात की जा रही है, यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ सेंटर को मिलकर काम करना होगा। यहाँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जामनगर में अपना एम बनाया कि वो लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे ग्लोबल हेल्थ मैटर में, जिसमें आपके ट्रेडिशनल मेडिसिन, साथ ही साथ उनकी क्वालिटी, सेफ्टी, इफिकेसी, एक्सेसिबिलिटी, रैशनल यूज ऑफ रैशनल मेडिसिन और डेवलप नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस जो है टेक्निकल एरियाज वगैरह में इस तरह से प्रोवाइड भी किया जाएगा। यहाँ पे और किन चीजों की बात की जाएगी, जो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं सभी पे पड़ रहा है और सेंटर ये अपॉर्चुनिटी देना चाहता है कि वो दूसरे पार्टनर के साथ काम करके इसकी जो चीजें इनको डिस्कस करें और साथ ही साथ जो हेल्थ के मिनिस्टर है, सीनियर हेल्थ मिनिस्टर, उनको भी कहीं ना कहीं इसमें इंक्लूड करें। क्योंकि अगर बात की जाए वर्ल्ड के सामने एक नई चैलेंज उभर के आ रही है, ठीक है, और हम जानते हैं हम रिसोर्सेस से तो भरपूर है, हमारी इनोवेशन भी हम सीख रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो क्लाइमेट चेंज है इसको हम ठीक तरीके से टैकल नहीं कर पा रहे। यहाँ पे अगर रिसेंटली रिलीज किया गया G20 का आउटकम डॉक्यूमेंट के हिसाब से बताया गया, इंडिया ने ये नोट किया कि क्लाइमेट चेंज कहीं ना कहीं हमें ड्राइव करेगी हमारी हेल्थ इमरजेंसी को, क्योंकि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता जाएगा वैसे वैसे हेल्थ की इमरजेंसी जो है वो भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और इमरजेंसी के साथ री इमरजेंसी भी कहीं ना कहीं, जैसे कि इन्फेक्शियस डिजीज हो गया, ठीक है, इंक्रीज ऑफ सीवियरिटी हो गया और फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल डिजास्टर हो गया, ये सबका खतरा कहीं ना कहीं बनती रहेगी, जिसके वजह से हमें कहीं ना कहीं उस एसेंशियल सर्विस को डिलीवर करना जरूरी पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक रेजिलियंस हेल्थ सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिससे कि जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट है उसको क्या किया जाए। देखिए पूरी हद तक तो नहीं कंप्लीट कर सकते, लेकिन कुछ हद तक तो हम कंप्लीट ही कर सकते हैं। उसके लिए हम कमिटेड करेंगे, वी कमिटेड प्रियोरिटाइजिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट हेल्थ सिस्टम, जिससे डेवलपमेंट हो सके, बिल्डिंग को सस्टेनेबली बना सके, लो कार्बन ग्रीन हाउस एमिशन या हेल्थ सिस्टम, इन सबको कहीं ना कहीं ध्यान में रख सके, हेल्थ केयर सप्लाई चेन को डिलीवर हो सही तरीके से, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हो, ठीक है ना, और साथ ही साथ कोलैबोरेशन फैसिलिटेट भी हो। और ये कहीं ना कहीं हम लोग WHO लेड अलायंस के साथ ट्रांसफॉर्मिंग एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज और हेल्थ के डॉक्यूमेंट के थ्रू बताया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कांजीरंगा नेशनल पार्क टू गेट इट्स फर्स्ट वुमेन फील्ड डायरेक्टर। क्या बताया जा रहा है, काफी सालों के बाद देखा जाए जब से कांजीरंगा नेशनल पार्क स्टार्ट हुआ है या टाइगर रिजर्व बना है, यहाँ पे कोई भी ऐसी वुमेन नहीं थी जो कि इसको वुमेन जो फील्ड डायरेक्टर के रूप में काम करे। तो पहली बार असम गवर्नमेंट ने यहाँ पे अनाउंस किया है
कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर जो कि सोनाली घोष है, आपका ये जो टॉपिक है GS4 में भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप इसको GS4 में सिविल सर्वेंट से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक आता है तो आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे कोट कर सकते हो। सोनाली घोष को क्या किया है, नेक्स्ट फील्ड डायरेक्टर जो है इस पार्क का घोषित किया है। अगर अभी देखा जाए करंटली में चीफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के रूप में है और वो कहीं ना कहीं टेक ओवर करने वाली है जतेंद्र शर्मा से कब सितंबर 1 में, ये ऑफिशियली इनको कहा गया। और अगर ऐसा होता है तो मिसेस घोष जो हो जाएगी वो पहली वुमेन हो जाएगी जो इस चार्ज को होल्ड कर रही है और 118 साल पुराने पार्क को कहीं ना कहीं जो कि अभी डेजिग्नेटेड साइट है किसका, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का 1985 में ही हुआ था। उसके बाद देखा जाए तो ये पहली महिला होगी जो इस फील्ड डायरेक्टर के रूप में काम करेगी। ठीक है, तो वन लाइनर के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वन लाइनर एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, आज के टाइम पे वन लाइनर क्या है क्या नहीं, सब ये बराबर है। अगर हम बात करें टेंजिबल हेरिटेज इज हिस्ट्री एंड आइडेंटिटी ऑफ नेशन, हमारी ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, क्या बताया, G20 की जो कल्चरल मिनिस्टर मीटिंग है वाराणसी में हुई है, जिसमें यहाँ पे हमारी जो प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने रिस्टिट्यूशन किया है कल्चरल प्रॉपर्टी को, ठीक है, जिससे कि ऑब्जर्विंग हो लोगों के बीच में उनके राइट्स टू एक्सेस कर सके और एंजॉयमेंट कर सके अपने कल्चरल हेरिटेज की। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है, क्या है जो इम्पोर्टेंट है हमारी कल्चरल प्रॉपर्टी वो कितनी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में यहाँ की नकी ऑब्जर्व किया है। और यहाँ पे सभी लोगों को कहीं ऑब्जर्व करने की बात है कि उनकी राइट टू एक्सेस क्या है, एंजॉय क्या है, उनकी कल्चरल हेरिटेज क्या है। जो उनकी कल्चरल हेरिटेज है किस तरीके से उन्हें इस चीज को बताता है, वो सिर्फ टेंजिबल हेरिटेज नहीं है, वो उनके हिस्ट्री के साथ जुड़े हुए, उनकी जो आइडेंटिटी है, नेशन की आइडेंटिटी है, उसके साथ भी जुड़े हुए हैं। अगर यहाँ पे जो जब कल्चरल हेरिटेज को एड्रेसिंग कर रहे थे G20 के कल्चरल मिनिस्टर, तो वहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो प्राइम मिनिस्टर ने 2014 में क्या कहा था, इंडिया हैड बॉट बैक 100 ऑफ दिस सच आर्टिफैक्ट विच शो ग्लोरी ऑफ इट्स एंशिएंट सिविलाइजेशन, यानी कि इंडिया जो है वो जो आर्टिफैक्ट्स आएंगे तो वो क्या दिखाता है, जैसे यहां से बहुत सारी आर्टिफैक्ट क्या है जो है बाहर देशों में चला गया। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, कोहिनूर इंडिया से इंडिया में निकला और इंडिया से आपका कहां चला गया, इंग्लैंड में चला गया। तो ये भी तो एक आर्टिफैक्ट है। वो क्या दिखाता है, इंडिया की धरोहर को दिखाता है, इंडिया की कल्चर को दिखाता है, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बताता है। ठीक है, तो इंडिया की जो टेंजिबल हेरिटेज है वो केवल मेटेरियल वैल्यू नहीं रखते, ये हमारी हिस्ट्रिकल और आइडेंटिकल जो नेशन की आइडेंटिटी भी रखते हैं और सभी लोगों का यहाँ पे अधिकार हो जाता है कि उसको एक्सेस करे, उसको एंजॉय करे अपनी कल्चरल हेरिटेज को। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो बताया जाए। प्राइम मिनिस्टर ने और क्या कमेंडेट किया, जो एफर्ट है G20 कल्चरल के डेलीगेट्स के, जो लिविंग हेरिटेज एज वेल, और साथ ही साथ इन्होंने बताया सभी के साथ कल्चरल हेरिटेज नॉट जस्ट वर्ड कास्ट ऑफ इन स्टोन, मतलब यहाँ पे सिर्फ ये स्टोन से बना हुआ चीज नहीं है, ये हमारी ट्रेडिशन को दिखाता है, ये हमारी कस्टम्स को दिखाता है, ये हमारी फेस्टिवल को दिखाता है। ठीक है, और आगे आने वाली और जनरेशन को कहीं ना कहीं ये क्या करता है, मोटिवेट भी करता है कि किस तरीके से हमारी कल्चर जो थी वो क्या थी, हिस्ट्री क्या थी, हमारे इंडिया की अस्तित्व क्या था, हमारे इंडिया की धरोहर क्या थे, इन सब चीजों के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में बताता है। इंडिया को कहीं ना कहीं गर्व होना चाहिए कि 2000 साल पुराना भी आपके क्राफ्ट हेरिटेज आज भी इंडिया में मौजूद है और 3000 साल पुराना यूनिक आर्ट क्राफ्ट भी प्रेजेंट है। और ये जो एफर्ट है G20 नेशन का कि वो प्रमोशन कर रही है कल्चरल और क्रिएटिव इंडस्ट्री को, तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंस रखता है किस तरीके से कि वो इंक्लूसिव कर सके, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को सपोर्ट कर सके, क्रिएटिविटी को और इनोवेशन को। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने बात की टेक्नोलॉजी के बारे में भी, किस तरीके से आज हम कल्चरल के साथ साथ हम टेक्नोलॉजी को भी किस तरीके से जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। नेशनल डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी जो कि हेल्प कर रहा है हमें रीडिस्कवर करने में, जो हम फ्रीडम स्ट्रगल से कहीं ना कहीं
जो कहानियां पढ़ के आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं रीडिस्कवर करने में हेल्पफुल कर रही है। और इंडिया कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी का अच्छी यूज कर रहा है, बेटर यूज कर रहा है, ताकि अपने कल्चरल लैंडमार्क को बचा सके, प्रिजर्व कर सके, और साथ ही साथ जो कल्चरल इंपॉर्टेंस है, जो टूरिस्ट चीजें हैं, उनको टूरिस्ट फ्रेंडली क्या कर सके, बना सके। प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ कमांडेड दिया है कल्चर यूनिट ऑल, यानी कि जो कल्चर है वो क्या कर रहा है, सभी को यूनाइट कर रहा है। ये कैंपेन जो है चला रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में गेटिंग टू हॉट फॉर फोटोसिंथेसिस, क्या बताया जा रहा है, एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ लीव्स जो है ट्रीज की, अगर हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को देखें तो वहां पे जो लीव्स है वो क्या कर रही है, स्मॉल परसेंटेज लेने की जगह वो क्या कर रही है, ज्यादा ही टेम्परेचर को, मैक्सिमम टेम्परेचर को क्या कर रही है, थ्रेशोल्ड कर रही है। जब वो फोटोसिंथेसिस करती है, अगर कोई जो लीव्स है फोटोसिंथेसिस करती है, तो वहां पे जितनी अमाउंट में उसको हीट की रिक्वायरमेंट होती है, उससे ज्यादा अमाउंट में क्या कर लेती है, वो उस पत्तियों के ऊपर वो हीट जो है आती है। अब जब ज्यादा अमाउंट में आएगी तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगी, और ज्यादा हॉट होगी, गर्म होगी। तो ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 0.01% ऑफ ऑल लीव्स करेंटली सरपास दिस क्रिटिकल टेम्परेचर। लेकिन ये अनसर्टेनिटी आ किस वजह से रहा है, और ये ज्यादातर आ किस कहां से रहा है, ट्रॉपिकल ट्रीज में। अगर बात की जाए ट्रॉपिकल एरिया को, तो सबसे ज्यादा जो है ट्रॉपिकल एरिया में क्या होती है, हीट जो होती है डेवलप होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है इन ट्रॉपिकल एरिया में जो है हीट जो है डेवलप होती है। अब यहाँ पे इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो कि यहाँ बताया जा रहा है द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कैन विथस्टैंड अप टू 3.9 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज ओवर करंट एयर टेम्परेचर। ये चीज को बताया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें एक्शन लेने की जरूरत है, ताकि इसको प्रोटेक्ट कर सके। और किससे, जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसके वजह से। ये जो अनसर्टेनिटी है, प्लास्टिसिटी और रेंज ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर है, ये ट्रॉपिकल ट्रीज में ज्यादा इफेक्ट पहुंचा रही है, और जिसके कारण से जो ट्रीज की जो लीव्स वगैरह है वो क्या कर दे रही है, पूरी तरह से ड्रास्टिकली डेथ हो रही है, जिसके वजह से और ज्यादा नुकसान किसको हो रही है, एनवायरमेंट को। द 4 डिग्री सेल्सियस जो एस्टिमेट किया गया है रोस्ट केस सिनेरियो में, जो कि टेम्परेचर चेंज की प्रेडिक्शन बताई जा रही है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, और इसीलिए इसके वजह से जो है जो क्रिटिकल एलिमेंट्स है, जो कार्बन से वाटर डाइवर्सिटी है, वो कहीं ना कहीं और ज्यादा इंक्रीज कर रही है। और इनके वजह से क्या हो रहा है, स्टडी ये बताती है कि जो रेजिलियंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो किस तरीके से गर्म हो रही है, और वो कार्बन को किस तरीके से ले रही है, और लॉन्ग टर्म ड्रॉट का क्या इम्पैक्ट है वो किस तरीके से फैला रही है, इस चीज को बता रहा है। यहाँ पे अगर क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करें तो एब्सोल्यूट अपर टेम्परेचर जो है, अगर हम एज्यूम करें एक मॉडल के रूप में, तो जो है करेक्ट बताता है, जो क्रॉस कर रहा है क्या, अपनी थ्रेशोल्ड को विद इन द रेंज ऑफ आवर मोस्ट पेसिमिस्टिक फ्यूचर क्लाइमेटिक चेंज सिनेरियो। जिस हिसाब से हमारी क्लाइमेट चेंज हो रही है उस हिसाब से अपने थ्रेशोल्ड को बताता है, और किस तरीके से चेंज होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, इस पूरे चीजों में यही चीज लिखा है, आपको सिर्फ बस इतना ही जानने की जरूरत थी, कोई इंपॉर्टेंट इतना आर्टिकल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कार्बन ऑफसेट फ्रॉम फॉरेस्ट कंजर्वेशन ओवर एस्टिमेट। देखिए क्या बताया जाए, एक नई एनालिसिस हुआ और उसमें यह बताया गया जो एमिशन है उसको रिडक्शन जो हम करते हैं कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो प्रोजेक्ट वगैरह लगाते हैं, जिसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, एमिशन को रिडक्ट करने का काम करते हैं, उसमें जो हम यूज करते हैं ऑफसेट वगैरह की, ऑफसेट वगैरह मतलब कि आप अगर फॉरेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके जगह पे कुछ नई चीजें जो है, जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह की चीजें जो है उसको प्लांट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं सपोज करो इस एरिया की फॉरेस्ट काट रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं उसको कंपनसेट करने के लिए वहां पे क्या चीज लगाऊंगा, वहां पे सोलर सिस्टम लगा दिया, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं ऑफसेट। तो कार्बन एमिशन को जो ऑफसेट किया जा रहा है, तो वो क्या किया जा रहा है कि ऑफसेट के बहाने हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवर एस्टिमेटेड कर दे रहे हैं। जो बहुत सारी जो रेड प्लस की डाटा प्रोग्राम है, जिसमें रिडक्शन एमिशन फॉर डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन प्रोग्राम है, वो सही तरीके से डिफोरेस्टेशन को रिड्यूस जो है नहीं कर पा रही है, और जिसके वजह से जो बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं कम हो जा रही है, जो कि पहले क्लेम किया जाता है कि इतनी जो है हम करना चाहते हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं हो पा रही है। तो रिसर्चर यहाँ इवेल्युएट कर रहे हैं 26 रेड प्रोजेक्ट को, और वहां पे जो कंट्रोल मेजर थे उसको एस्टिमेट किया गया, और इसके हिसाब से डिफोरेस्टेशन प्रोजेक्ट जो है कि कैसे जो है प्रिवेंट कर रहा है, उसके बारे में भी यहाँ जो है यहाँ पे एस्टिमेट किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
पिको फ्लेयर जेट विद इन ए कोरोनल होल पावर सन सोलर विंड। क्या बताया जा रहा है, जो एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट इमेज जो है सन का क्या दिखाता है कि जो सोलर ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट है इसने क्या किया है, रिवील किया है कि बहुत सारे स्मॉल स्केल जेट्स जो होती है जो कि कोरोनल होल्स में होती है वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अल्ट्रावायलेट जो है रेज को बाहर निकालती है, ऐसा इमेज में दिखाया गया है, जिनको क्या कहा गया है, पिको फ्लेयर जेट्स जो है कहा गया है। यहाँ पे द ऑथर ऑफ द स्टडी ने क्या बताया जो सप्लाई एनर्जी है और प्लाज्मा है सोलर विंड का वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, चार्ज पार्टिकल से आउटवर्ड की तरफ फ्लो कर रहा है, जिस कहां से, सन के कोरोनल से, और एक कंपोनेंट है स्पेस वेदर विद इन हेलिस्फीयर। ठीक है, और कोरोनल होल्स को कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सोर्स रीजन है वो सोलर विंड के रूप में मिलता है, और ये विंड क्या है, अभी भी अननोन है। ये जो विंड आ रही है यानी कि जैसे सन है, ये सन है, सन के कोरोनल से वो बाहर निकल रही है फ्लोज को, ठीक है, सोलर विंड्स को बाहर निकाल रहा है, और वो विंड्स क्या कर रहा है, जिसके वजह से जो सन है वो एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट जो है वो चीजों को बाहर निकालता है। और ये बात की जाए कि किस तरीके से ये जो है इम्पैक्ट कर रहा है, तो ये अभी भी ये विंड जो है अभी भी अननोन बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट सरप्लस 50 करोड़ डिपॉजिट टच 2 लाख करोड़ से जो, देखिए क्या बताया जा रहा है, जो नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स है जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के उसको 9 ईयर हो गए, और वो उसने अभी तक 50 करोड़ जो है टोटल डिपॉजिटर की बात की है, जिसमें 2 लाख करोड़ जो है डिपॉजिट होने की बात की, 2 लाख से ऊपर। और यहाँ पे कौन बताया जा रहा है इसको, विवेक जोशी ने इस चीज को बताया। अगस्त 16 की बात की जाए तो 50.09 करोड़ जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट को क्या किया गया, हैज बीन ओपन किया गया तब तक में, और जिसमें टोटल डिपॉजिट जो है वो 2,03,505 करोड़ है, जो फ्रॉम 48.68 करोड़ था। ठीक है, और डिपॉजिट जो है 1.98 लाख करोड़ एज ऑन मार्च 31 के टाइम पे। ठीक है, जो डिपॉजिट है इन अकाउंट्स में वो लगभग डबल हो चुके 52 मंथ्स में, जो कि पहले 96,000 था, यानी कि 52 मंथ्स में क्या हो गए, ये डबल हो चुके हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एवरेज डिपॉजिट की, तो ये एवरेज डिपॉजिट 4,063 जो रुपीज है वो कहीं ना कहीं बड़ा है, और गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है कि बैंक और मिनिस्ट्री को, ताकि ये माइक्रो इंश्योरेंस स्कीम जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, इन सब चीजों को भी बढ़ावा दे सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें बता रहे हैं। अगर हम बात करें इस स्कीम को, कहीं ना कहीं बैंक होल्डिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप स्पेशल ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज को बताया गया कि ये अवेयर करने का भी काम करते हैं। ठीक है, और अगर बात करें जो नंबर ऑफ जीरो बैलेंस अकाउंट खोले गए थे वो कहीं ना कहीं अभी कम हुए हैं 58%, जो कि मार्च 2015 में था, अब वो सिर्फ जस्ट 8% हो गया है प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट के हिसाब से। और वुमेन्स का यहाँ पार्टिसिपेशन अगर देखा जाए 56% अकाउंट होल्डर है, और 67% जो अकाउंट होल्डर है वुमेन्स का वो कहाँ पे है, आपके रूरल और सेमी अर्बन एरिया में है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको आर्टिकल जो है अच्छा लगा होगा। अगर आर्टिकल अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।